रात की वो खौफनाक और खून से सनी घटना अब सिर्फ चांद की खामोशी और जंगल के उस घने दम घोटू अंधेरे के पन्नों में दफन हो चुकी थी। वहां गिरी खून की एक एक बूंद मिट्टी में सूख चुकी थी, लेकिन उस अनजान खतरे की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। लेकिन जंगल के उस सन्नाटे से मुड़कर एम्बर सिटी की तरफ का नजारा बिल्कुल अलग था। ये शहर किसी ऐसे विशाल चमकते हुए जीव की तरह था जो कभी सोता नहीं। शहर वैसे ही अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। ऊंची ऊंची बादलों को चीरती गगनचुंबी इमारतों के बीच से सूरज की पहली सुनहरी किरणें फूट रही थीं। वो हल्की हल्की पीली रोशनी जब इमारतों की स्लीक कांच की दीवारों पर टकरा रही थी, तो पूरा एम्बर सिटी किसी भविष्य की साईफाई दुनिया जैसा नजर आ रहा था। हवा में तैरते हुए विशालकाय 3D होलोग्राम विज्ञापन, नियॉन लाइट्स की धीमी होती चमक, ये सब एक बेहद परफेक्ट, शांत और अमीर दुनिया का भ्रम पैदा कर रहे थे। एक कमरे के अंदर का माहौल शहर की इस शांत चमक से बिल्कुल अलग था। वहां एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक तनाव हवा में घुला हुआ था। तारा कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उसने अपनी ओवरसाइज्ड ग्रे हुडी पहन रखी थी, जो उसके छोटे से फ्रेम पर काफी ढीली लग रही थी। उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर टिके हुए थे और उसके माथे पर पड़ी सलवटें साफ बता रही थीं कि उसके सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। उसके चेहरे पर एक साफ, बिना मिलावट वाली झुंझलाहट थी। उसने गहरी सांस ली, अपने गाल फुलाए और लगभग चिल्लाते हुए तीसरी बार वही सवाल पूछा, आखिर हम जा कहां रहे हैं? इसकी इस झुंझलाई हुई आवाज के जवाब में कमरे के दूसरे कोने में मौजूद ध्रुवांश बिल्कुल शांत था। ध्रुवांश इस वक्त कमरे के विशाल मिरर के सामने तैयार हो रहा था। उसने एक बिल्कुल नॉर्मल फिटेड ब्लैक टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहन रखी थी। ये कपड़े बेहद साधारण थे, लेकिन उसके मस्कुलर और एथलेटिक शरीर पर ये किसी महंगे डिजाइनर ब्रांड से कम नहीं लग रहे थे। उसने तारा की तरफ देखा तक नहीं। उसका पूरा ध्यान अपनी कलाई पर था, जहां वो बेहद आराम से अपनी स्लीक ब्लैक स्मार्ट वॉच बांध रहा था। उसकी हर एक मूवमेंट में एक अजीब सी खामोशी और परफेक्शन था। घड़ी का स्ट्रैप लॉक करते हुए उसने अपनी गहरी और शांत आवाज में बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, सीक्रेट है। ये सुनते ही तारा का पारा और हाई हो गया। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और होंठ फुलाते हुए बोली, आप पिछले आधे घंटे से यही एक लाइन कैसेट की तरह रिपीट कर रहे हो, सीक्रेट है, सीक्रेट है। तारा ने हवा में हाथ हिलाते हुए अपनी भड़ास निकाली। कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि हम बाहर सिर्फ नॉर्मल खाना खाने जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या फिर किसी को मारने जा रहे हैं। तारा के इस आखिरी वाक्य पर हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ध्रुवांश के हाथ रुक गए। उसमें शीशे में से ही अपनी नजरें उठाईं और तारा का रिफ्लेक्शन देखा। फिर धीरे से मुड़कर उसने तारा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की, बहुत ही बारीक सी मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। तीसरा वाला ऑप्शन आज छुट्टी पर है, ध्रुवांश ने बेहद कैजुअल तरीके से कहा, जैसे वो किसी आम मौसम की बात कर रहा हो। तारा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे एकदम शक भरी, चीर देने वाली नजरों से घूरने लगी। तारा का दिमाग इस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज था। आज ध्रुवांश बाकी दिनों से बिल्कुल अलग लग रहा था। न उसके शरीर पर वो भारी डरावना ट्रेंच कोट था, न उसके सिर पर वो महस्यमयी हुड था जो उसके चेहरे को अंधेरे में छिपा लेता था। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में वो बर्फीली, जमा देने वाली किलिंग इंटेंट भी गायब थी, जो किसी की भी रूह कपा सकती थी। आज इस वक्त वो बस एक बेहद हैंडसम, चार्मिंग और रिलैक्स्ड टीनेज लड़का लग रहा था। कोई भी आम इंसान उसे देखकर यही कहता कि ये किसी अमीर घर का बिगड़ा हुआ लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव कॉलेज स्टूडेंट है। ध्रुवांश ने अपने घने काले बालों पर हल्के से हाथ फेरा, उन्हें थोड़ा मैसी लुक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए मुड़कर बोला, चलें? तारा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। पहले बताओ जा कहां रहे हो, वरना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ध्रुवांश ने एक हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे किसी जिद्दी बच्चे को डील कर रहा हो। फिल्म देखने? हैं? तारा की आंखें इतनी गोल हो गईं जैसे लगा कि बाहर ही आ जाएंगी। उसका मुंह आधा खुल गया और वो बुत बनकर ध्रुवांश को देखने लगी। तुम फिल्म देखते हो? तारा के मुंह से एक झटके में निकला। उसका टोन ऐसा था जैसे उसने कह दिया हो, तुम घास खाते हो।
ध्रुवांश ने उसकी तरफ देखकर अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अम्यूजमेंट था। मैं इंसान हूं तारा, एलियन नहीं। तारा ने बिना पलक झपकाए एकदम सीरियस टोन में जवाब दिया। उस बात पर मुझे अभी भी बहुत बड़ा डाउट है। ध्रुवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी नीली आंखों से तारा को घूरा। आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है बच्ची। उसकी वो हल्की सी धमकी भरी आवाज सुनते ही तारा का वो सारा नकली कॉन्फिडेंस हवा हो गया। वो तुरंत हंसते हुए 2 कदम पीछे हट गई और अपना सिर ना में हिलाने लगी। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलिए चलिए फिल्म देखते हैं, बहुत मजा आएगा। पिछले दिन के मिले झटके की वजह से तारा तो फाइनल एम्परर मूवी का भूल ही चुकी थी, जो उसकी फेवरेट थी। वो ये भी भूल गई थी कि ध्रुवांश ने उसको बोला है कि वो उसको वो मूवी दिखाएगा। वो आज वहीं जा रहे थे, लेकिन तारा को लग रहा था कि शायद ध्रुवांश को मूवी देखने का शौक है। कुछ देर बाद एम्बर सिटी की चौड़ी हाईटेक सड़कों पर एक ब्लैक स्लीक ग्राउंड हगिंग लग्जरी होवर कार शहर की भारी लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक के बीच से एक काली मछली की तरह स्मूथली आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर का माहौल एकदम शांत और महकता हुआ था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी और लेदर सीट्स की वो महंगी खुशबू तारा के दिमाग को सुन कर रही थी। बाहर की तरफ पूरा शहर दिन की रोशनी में भी अपनी आर्टिफिशियल चमक से नहाया हुआ था। बड़े बड़े होलोग्राम एड्स हवा में तैर रहे थे, जिनमें एम्बर सिटी के टॉप हंटर्स, महंगे वेपन्स और ग्लैमरस मॉडल्स के 3D प्रोजेक्शंस चल रहे थे। लेकिन तारा का ध्यान बाहर की इस खूबसूरत साइफाई दुनिया पर बिल्कुल नहीं था। उसका पूरा फोकस कार की फ्रंट सीट पर बैठे ध्रुवांश पर था, जो चुपचाप बाहर देख रहा था। अब तो बता दो कौन सा सिनेमा है? तारा ने पीछे वाली सीट से अपनी गर्दन आगे निकालते हुए पूछा। पहुंच गए लगभग, ध्रुवांश ने बाहर देखते हुए ही अपनी वही शांत टोन में जवाब दिया। नाम तो बता दो कम से कम। देख लोगी। तारा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचने का नाटक किया। इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो आप? कोई सीक्रेट मिशन है क्या जो नाम बताने से लीक हो जाएगा? ध्रुवांश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर कार की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। कार धीरे धीरे एक विशाल, भव्य और अपनी ही चमक से अंधी कर देने वाली बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार का ऑटोमेटिक दरवाजा ऊपर की तरफ खुला और तारा ने अपना पहला कदम बाहर रखा, उसकी सांसें वहीं की वहीं अटक गईं। उसके सामने जो बिल्डिंग खड़ी थी वो किसी साधारण सिनेमा हॉल से 1000 गुना ज्यादा आलीशान और डरावनी लग रही थी। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जेट ब्लैक और सुनहरे ग्लास से बना था। बिल्डिंग के शीशों पर सूरज की रोशनी पड़कर ऐसा रिफ्लेक्शन दे रही थी कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। बिल्डिंग के सबसे ऊपर विशाल और चमकते हुए 3D गोल्डन अक्षरों में लिखा था, सेलेस्टियल क्राउन सिनेमा। तारा के कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। ये जगह, ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं था, ये एम्बर सिटी का सबसे महंगा, सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे रहस्यमयी एंटरटेनमेंट हब था। ये वो जगह थी जहां आम लोग गलती से भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। यहां से गुजरने वाले आम लोग सिर्फ दूर बैरिकेड्स के बाहर खड़े होकर इस बिल्डिंग के साथ सेल्फी लेते थे और खुद को खुशकिस्मत मानते थे। तारा की आंखें पूरी तरह फैल गईं, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही जगह है ना? उसने हकलाते हुए एक उंगली से उस विशाल बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक साफ खौफ था। ध्रुवांश कार से बाहर निकला। उसने आराम से कार का दरवाजा बंद किया और अपनी जेब में दोनों हाथ डालते हुए बेहद शांत बेपरवाह आवाज में पूछा, कौन सी जगह? अरे वही, तारा लगभग चीख पड़ी। उसका गला सूखने लगा था। जहां एक सिंगल टिकट की कीमत लाखों में होती है, जहां के पॉपकॉर्न का रेट सुनकर आम इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। वो घबराहट में चारों तरफ देखने लगी। आप पागल हो गए हो क्या? यहां तो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स आते हैं, शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन, एलीट हंटर्स और रॉयल्स आते हैं। हम यहां क्या कर रहे हैं? एक मिनट, कहीं हम वो मूवी देखने तो नहीं आए? ध्रुवांश ने हल्की स्माइल दी और आराम से मेन एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिल्म देखने। तारा तुरंत दौड़कर उसके पीछे भागी और उसने कसकर ध्रुवांश की ब्लैक टी शर्ट पीछे से पकड़ ली। नहीं नहीं नहीं, रुको, प्लीज वापस चलते हैं। उसने ध्रुवांश को खींचने की कोशिश की, जो एक चट्टान को हिलाने जैसा था। ये जगह हमारे लिए नहीं है रुद्र। ध्रुवांश अपनी जगह पर रुका और उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर तारा को देखा। क्यों? क्योंकि तारा ने लड़खड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखा।
चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी थी। पार्किंग में ऐसी ऐसी लग्जरी गाड़ियां और फ्लाइंग जेट्स खड़े थे जिनकी कीमत तारा अपनी पूरी जिंदगी कैलकुलेट नहीं कर सकती थी। हर तरफ लोग महंगे लिमिटेड एडिशन डिजाइनर कपड़ों में घूम रहे थे। औरतों और लड़कियों के गले में चमकते डायमंड्स ऐसे थे जैसे उन्होंने सितारों को तोड़कर पहन लिया हो। यहां तक कि बिल्डिंग के बाहर जो बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे उन्होंने भी ऐसे फिटेड ब्लैक सूट पहन रखे थे जो ध्रुवांश और तारा के पूरे वार्डरोब से ज्यादा महंगे लग रहे थे। और दूसरी तरफ वे दोनों थे, ध्रुवांश की एक सिंपल बिना लोगो वाली ब्लैक टी शर्ट और तारा की वो पुरानी साधारण सी ओवरसाइज हुडी और घिसे हुए स्नीकर्स। वे दोनों उस एलीट भीड़ के बीच में सफेद कैनवस पर गिरे एक काले दाग की तरह अलग ही चमक रहे थे। हम बहुत गरीब लग रहे हैं, तारा ने अपनी नजरें झुकाते हुए बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। उसे अपनी ही शक्ल और कपड़ों पर शर्म आने लगी थी। ये उस सोसाइटी का प्रेशर था जो बिना कुछ कहे कमजोरों को कुचल देता है। ध्रुवांश कुल सेकंड के लिए बिना कुछ बोले तारा को देखता रहा। उसकी आंखों में तारा के लिए एक हल्की सी समझदारी और दया थी जो बहुत कम लोगों के लिए बाहर आती थी। वो पूरी तरह से तारा की तरफ मुड़ा, उसने अपना हाथ जेब से बाहर निकाला और धीरे से तारा के सिर पर थपकी दी। फिर बहुत ही शांत लेकिन एक गहरी रूह में उतर जाने वाली आवाज में बोला, तुम्हें पता है तारा, इस दुनिया का एक उसूल है, सबसे ज्यादा शोर हमेशा वही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा दिखावा वही लोग करते हैं जिन्हें हर रोज दुनिया को अपनी औकात साबित करनी पड़ती है। ध्रुवांश की नीली आंखों में एक अजीब सा प्राचीन ठहराव था। जिन्हें पता होता है कि वे कौन हैं, उन्हें इन डायमंड्स और ब्रांड्स की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी हो परफेक्ट हो, अब चलो। तारा पूरी तरह से वो बात नहीं समझ पाई, लेकिन ध्रुवांश की उस भारी आवाज और उसके टच ने उसके अंदर पल रहे उस डर और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को काफी हद तक शांत कर दिया। उसने गहरी सांस ली, अपनी हुडी को थोड़ा नीचे खींचा और सिर हिलाकर ध्रुवांश के साथ चलने लगी। दोनों जैसे ही उस विशाल गोल्डन एंट्रेंस की तरफ बढ़े, जो होना था वही हुआ। एंट्रेंस के पास एक वीआईपी सर्कल बना हुआ था जहां कुछ अमीर बिगड़े हुए लड़कों का ग्रुप खड़ा था। वे सभी महंगे सिल्क के सूट, कस्टम मेड शूज और कानों में कीमती मैना क्रिस्टल के स्टड्स पहने हुए थे। उनके हाथों में शैंपेन के ग्लास थे और वे जोर जोर से हंस रहे थे। उनमें से एक लड़के की नजर अचानक ध्रुवांश और तारा पर पड़ी। उसने अपने ग्लास से एक घूंट लिया और अपनी आंखों को सिकोड़कर उन्हें सिर से पैर तक स्कैन किया। अरे भाई! वह लड़का जोर से हंस पड़ा, इतनी जोर से कि आसपास के लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। ये लोग रास्ता भूलकर यहाँ आ गए क्या? ये कोई चैरिटी होम लग रहा है क्या इन्हें? उसके बगल में खड़े दूसरे लड़के ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद सफाई वाले होंगे, स्टाफ की एंट्री पीछे से है, उन्हें रास्ता दिखा दो कोई। उनका पूरा ग्रुप ठहाके मारकर हंसने लगा। तारा का चेहरा जो अभी अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ था, वो तुरंत फिर से उतर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें नमी से भर गईं। उसने डर और शर्मिंदगी से धीरे से ध्रुवांश की बाजू को पकड़ लिया, जैसे छिपने की जगह ढूंढ रही हो। लेकिन ध्रुवांश, उसके चेहरे की एक सिंगल मसल भी नहीं हिली। उसके कदम ना तो रुके न ही धीमे हुए। वो बस उस एंट्रेंस की तरफ चलता रहा, मानो वे ग्रुप वहां मौजूद ही ना हो। कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट पर शेर ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्रुवांश के इस इग्नोरेंस ने उस ग्रुप के ईगो को चोट पहुंचा दी। उनमें से एक लंबा लड़का, जो शायद उस ग्रुप का लीडर था, अपनी जगह से आगे आया। उसने एक बहुत ही महंगा सफेद रंग का फर वाला कोट पहन रखा था। उसके बाल परफेक्टली पीछे की तरफ जेल से सेट किए गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सड़ा हुआ घमंड साफ छलक रहा था। एक्सक्यूज मी, उसने एक नकली और चिढ़ाने वाली टोन में कहा। वह लड़का सीधा आकर ध्रुवांश के रास्ते में बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी ठुड्डी हवा में उठाई। तुम लोगों ने शायद बाहर लगे रेट कार्ड्स नहीं देखे, या शायद तुम लोगों को नंबर पढ़ने नहीं आते। तारा एकदम असहज होकर ध्रुवांश के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए पीछे हट गई। वह सफेद कोट वाला लड़का ध्रुवांश की उस ब्लैक टी शर्ट को देखते हुए बहुत ही घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, देख दोस्त, यहाँ की जो सबसे सस्ती, सबसे घटिया सीट है ना, उसकी कीमत भी तेरी पूरी खानदान की 1 महीने की कमाई से ज्यादा होगी। यहाँ आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहा है? पीछे खड़े उसके दोस्तों ने फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लड़के ने अब अपनी नजरें ध्रुवांश के पीछे छुपी तारा पर डाली। और ये बच्ची, उसने तारा की तरफ देखकर एक भद्दी सी हंसी हंसी। तुम्हें शायद कोई कार्टून फिल्म देखनी होगी। वो सामने वाले पुराने मॉल में एक सस्ता सा थिएटर है, वहां चले जाओ, यहाँ बड़ों के काम होते हैं। तारा के चेहरे पर अब डर की जगह गुस्से ने लेनी थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। कोई ध्रुवांश का अपमान करे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वह कुछ बोलने के लिए आगे आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलती, ध्रुवांश ने बस अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर तारा की तरफ एक नजर डाली, सिर्फ एक नजर, और तारा के होंठ वहीं के वहीं सिल गए। वे जम गईं, क्योंकि वह नजर ध्रुवांश की आम नजर नहीं थी।
उसकी आंखों में वो पुराना, खौफनाक और सबको जलाकर राख कर देने वाला डार्कनेस वापस आ चुका था। वो नजर कह रही थी, शांत रहो। ध्रुवांश ने अपनी नजरें तारा से हटाकर वापस उस सफेद कोट वाले लड़के पर टिका दी। वो धीरे से उस लड़के से करीब गया। ध्रुवांश इतना करीब आ गया कि दोनों के बीच में मुश्किल से कुछ इंच का फासला बचा था। ध्रुवांश की हाइट उस लड़के से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसे हल्का सा नीचे देखना पड़ रहा था। ध्रुवांश की आवाज इतनी शांत, इतनी नीची और इतनी ठंडी थी कि उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हट जाओ। बस 2 शब्द, कोई गाली नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई धमकी नहीं, लेकिन उस आवाज में, उस हवा के वाइब्रेशन में कुछ ऐसा था कि उस लंबे लड़के की रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक ठंडी लकीर दौड़ गई। एक पल के लिए उस लड़के का गला पूरी तरह से सूख गया। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा प्राचीन मॉन्स्टर खड़ा है जो पलक झपकते ही उसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन आसपास इतने सारे लोग थे, उसके दोस्त उसे देख रहे थे, लड़कियां देख रही थीं। अपना ईगो और अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी छाती चौड़ी की और जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए कहा, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर? अचानक आसपास का पूरा माहौल बदलने लगा। तारा ने महसूस किया कि हवा अचानक से भारी हो गई है, ऑक्सीजन जैसे कम होने लगी है। वहां खड़े लोगों को अचानक से बेवजह पसीना आने लगा है। ध्रुवांश की नीली आंखों के बीचों बीच एक बेहद हल्की लेकिन खतरनाक आइसी चमक उभरने लगी थी। ये उसकी फ्रोजन वॉर्टेक्स थी जो उसके कंट्रोल से बाहर आने के लिए बेताब हो रही थी। मौत का एक साइलेंट काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन तभी पूरा का पूरा टेंशन, पूरा का पूरा खौफनाक माहौल एक झटके में किसी कांच की तरह टूट गया। टक टक टक, दूर से लेकिन एकदम साफ, हाई हील्स की मार्बल फ्लोर पर बजने वाली एक शार्प रिदमिक आवाज गूंजी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसमें एक अजीब सी अथॉरिटी थी, एक ऐसा कमांड था जिसने बिना कुछ कहे वहां मौजूद हर एक इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ध्रुवांश की आंखों की आइसी चमक वापस छिप गई और उसने भी अपनी गर्दन उस आवाज की तरफ घुमा ली। सिनेमा के मेन एंट्रेंस की भीड़ धीरे धीरे अपने आप 2 हिस्सों में हटने लगी, जैसे किसी देवी के लिए रास्ता बना रही हो। और फिर वह दिखाई दी। एक ऐसा विजुअल जिसे देखकर समय भी जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने एक डीप कट टाइट ब्लैक हॉट ड्रेस पहन रखी थी। वो ड्रेस उसके परफेक्ट कर्वी फिगर को इस तरह से निखार रही थी कि वो किसी मास्टरपीस पेंटिंग जैसी लग रही थी। ड्रेस का फैब्रिक ऐसा था जो रोशनी पड़ते ही हल्का सा चमकता था। उसके लंबे घने और सिल्की सिल्वर बाल उसकी कमर तक हवा में एक लहर की तरह लहरा रहे थे। उसका गोरा दूध जैसा चमकता हुआ चेहरा और उन पर लगे डार्क रेड लिप्स किसी को भी पागल करने के लिए काफी थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी आंखें थीं। उन आंखों में एक ऐसा शाही ठंडापन, एक ऐसा गुरूर था जो सामने वाले को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दे। उसके कानों में लटक रहे बेशकीमती डायमंड्स हर कदम के साथ चमक रहे थे। और उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो ऐसे चल रही थी जैसे वो इस सिनेमा की, इस शहर की और शायद इस पूरी दुनिया की रानी हो जो अपने साम्राज्य का मुआयना करने निकली हो। फ्रेया आहूजा। एंट्रेंस पर मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। कुछ पल के लिए वहां पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया और फिर अचानक फुसफुसाहटों का एक तूफान आ गया। ओह माय गॉड! एक लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो फ्रेया आहूजा है, द प्रिंसेस ऑफ आहूजा फैमिली, एम्बर सिटी की सबसे पावरफुल वारिसों में से एक। वो यहाँ कैसे? वो तो कभी ऐसे पब्लिक थिएटर्स में नहीं आती। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कई लड़के तो उसे देखकर पलक झपकाना तक भूल गए थे। वो सफेद कोट वाला घमंडी लड़का जो अभी ध्रुवांश से उलझ रहा था, उसने जैसे ही फ्रेया को देखा वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसकी आंखों में एक भूखी चमक आ गई। फाइनली, उसने अपने मन में चिल्लाते हुए कहा, ये मेरा चांस है। वो लड़का एम्बर सिटी की कई बड़ी हाई क्लास पार्टियों में फ्रेया को दूर से देख चुका था। भले ही उसकी खुद की फैमिली आहूजा फैमिली के सामने एक चींटी के बराबर थी, लेकिन उसके अंदर का बेवकूफ ईगो से ये यकीन दिला रहा था कि शायद फ्रेया जैसी हाई लेवल लड़की उसे पहचानती होगी। उसने तुरंत अपने सफेद कोट के कॉलर को ठीक किया, अपने चेहरे पर एक बेहद चार्मिंग और कॉन्फिडेंट मुस्कान लाई और फ्रेया की तरफ आगे बढ़ा। हेलो मिस फ्रेया, उसने अपनी सबसे अच्छी आवाज में कहा और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। पूरा हॉल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के को देख रहा था। लड़के का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि अब फ्रेया रुकेगी, उसकी तरफ देखेगी, मुस्कुराएगी, उससे हाथ मिलाएगी और यहां मौजूद हर एक इंसान, खासकर वो काली टी शर्ट वाला भिखारी लड़का, उसकी असली औकात और इज्जत देख लेगा।
लेकिन फ्रेया ने अपना एक सिंगल कदम भी नहीं रोका। उसने उस लड़के के बढ़े हुए हाथ को ऐसे इग्नोर किया जैसे वहां कोई कूड़ेदान रखा हो। उसने उस लड़के की आंखों में देखना तो दूर, उसकी तरफ अपनी पलक भी नहीं घुमाई। वो सीधा उसके पास से निकल गई, उसे एक अदृश्य भूत की तरह ट्रीट करते हुए। हवा में सिर्फ फ्रेया के महंगे परफ्यूम की खुशबू रह गई। उस लड़के की वो घमंडी मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। उसका बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही लटका रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने सरेआम उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो। और अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरे सेलेस्टियल क्राउन सिनेमा की नींव हिला दी। फ्रेया के वो सधे हुए कदम सीधा जाकर ध्रुवांश के सामने रुके। सबकी आंखें जो पहले से ही फैली हुई थीं, अब बाहर आने को हो गईं। फ्रेया ध्रुवांश के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने कोई बात नहीं की, उसने बस बहुत ही प्यार से अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुवांश का रफ मजबूत हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी वो शाही ठंडी आंखें जब ध्रुवांश से मिली तो उनमें एक बेहद खूबसूरत गर्म और कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने अपने रेड लिप्स से एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन इतनी तेज आवाज में बोला कि आसपास के सभी लोग सुन सकें, चलें बेबी। पूरा हॉल सन्न, एकदम डेड साइलेंस। किसी के फोन के गिरने की आवाज तक नहीं आई। तारा जो ठीक ध्रुवांश के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें तो अब लिटरली अपने सॉकेट से बाहर आने वाली थीं। उसका दिमाग शट डाउन हो गया था। बेबी। तारा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसने फ्रेया को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। भले ही तारा भी सिर्फ 14-15 साल की एक टीनेजर थी, भले ही दुनिया के बहुत से मतलब उसे नहीं पता थे, लेकिन इतनी बेसिक समझ तो उसमें भी थी कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एक ही रात में तारा का अंदरूनी दिमाग चीख चीख कर सवाल कर रहा था। कल रात तक तो ये सब नहीं था और आज सुबह सीधा बेबी। ये ध्रुवांश आखिर कौन सा काला जादू करता है? उधर बाकी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। जिस सफेद कोट वाले लड़के ने अभी कुछ देर पहले ध्रुवांश का मजाक उड़ाया था, उसे गरीब और भिखारी कहा था, उसका मुंह अब इतना खुल चुका था कि उसमें एक पूरी सेब जा सकती थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो चल रहा है वो कोई बुरा सपना है या सच। फ्रेया आहूजा इस कूड़े जैसे दिखने वाले लड़के का हाथ पकड़ रही है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो इसे इतने प्यार से बेबी बोल रही है। ये लड़का, ये आखिर है कौन? कोई छुपा हुआ प्रिंस, किसी दूसरे शहर का एम्परर? वो लड़का डर से पीछे हटने लगा। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलती से एक ऐसे पहाड़ से पंगा ले लिया है जो उसे 1 सेकंड में कुचल सकता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच ध्रुवांश, उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। बस उसके होठों के किनारे पर एक बेहद हल्की लेकिन तेज मुस्कान खेल रही थी। उसे फ्रेया का ये पॉसेसिव और डोमिनेटिंग तरीका अंदर ही अंदर काफी पसंद आ रहा था। ध्रुवांश ने अपनी नजरें उस सफेद कोट वाले लड़के से हटाई, फ्रेया के हाथ को अपने हाथ में थोड़ा और कसकर पकड़ा और बहुत ही शांत मखमली आवाज में बोला, ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें? फ्रेया ने उसकी शांत आंखों में देखा और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी किसी म्यूजिक की तरह गूंजी। तुम हमेशा इतने बोरिंग और अनरोमांटिक क्यों रहते हो? फिर फ्रेया ने अपनी गर्दन घुमाई और पीछे खड़ी सदमे में डूबी तारा की तरफ देखा। फ्रेया की आंखों में एक शरारत भरी चमक आ गई। हाय छोटी, फ्रेया ने आंख मारते हुए कहा। तारा जो अभी तक सदमे में थी, ये सुनकर तुरंत डिफेंस मूड में आ गई। उसने अपने हुडी ठीक की और फ्रेया की तरफ एकदम शक भरी बिल्लियों वाली नजरों से देखते हुए बोली, मैं कोई छोटी नहीं हूं। फ्रेया फिर से हंस पड़ी। उसे इस छोटी सी लड़की का ये गुस्सा बहुत क्यूट लगा। और फिर वो तीनों एक दूसरे के साथ उस पूरे हॉल को सदमे और खौफ के समुद्र में डूबता हुआ छोड़कर अंदर मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। पीछे खड़ा पूरा हॉल अभी भी जैसे किसी स्टैचू की तरह जमा हुआ था। सिनेमा के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा पागल कर देने वाला था। पूरा इंटीरियर किसी भविष्य के राजा के महल जैसा डिजाइन किया गया था। छत से विशालकाय गोल्डन झूमर लटक रहे थे, जिनमें असली स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स लगे थे, जो पूरे हॉल में एक गर्म सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। फर्श ऐसा चमकता हुआ इटालियन मार्बल था कि उसमें इंसान अपना अक्स साफ देख सके। दीवारों पर कोई आम पेंटिंग नहीं, बल्कि डिजिटल और मूविंग आर्ट चल रही थी, जिसमें गैलेक्सी और एम्बर सिटी का इतिहास दिखाया जा रहा था। तारा तो बस अपना मुंह खोले अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर हर एक चीज को ऐसे देख रही थी जैसे कोई एलियन पहली बार धरती पर आया हो। ये कोई सिनेमा है या किसी पागल राजा का महल? तारा बड़बड़ाई। फ्रेया जो अभी भी ध्रुवांश के साथ चल रही थी, उसने तारा की ये मासूमियत देखी और मुस्कुरा दी। पहली बार आई हो यहाँ? फ्रेया ने अपनी सॉफ्ट आवाज में पूछा। तारा ने अपनी नजरें नीचे की और झीमते हुए कहा, हाँ। क्यूट, फ्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया और बड़बड़ाई, मुझे क्यूट बोलना बंद करो। तभी एक अधपचे उम्र का आदमी जिसने एक बहुत ही महंगा टेलर मेड सूट पहन रखा था, लगभग दौड़ता हुआ उनके पास आया।
उसके सीने पर चीफ मैनेजर का गोल्डन बैच लगा था। वो आदमी ध्रुवांश के ठीक सामने आकर रुका और पूरे 90 डिग्री के एंगल पर झुक गया। ये कोई आम वेलकम नहीं, बल्कि किसी रॉयल खानदान के सामने किया जाने वाला सलाम था। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू सेलेस्टियल क्राउन। मैनेजर ने बहुत ही अदब और कांपती हुई आवाज में कहा। सर, आपका वीवीआईपी बॉक्स पूरी तरह से तैयार है, प्लीज मेरे साथ आइए। ये सुनते ही फ्रेया के कदम अचानक वहीं के वहीं रुक गए। वीवीआईपी बॉक्स। फ्रेया ने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और ध्रुवांश को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर जो हमेशा एक कॉन्फिडेंट, सब कुछ जानने वाली स्माइल रहती थी, वो पहली बार गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक असली प्योर हैरानी ने ले ली थी। उसने बहुत धीरे से हर एक शब्द पर जोर देते हुए ध्रुवांश से पूछा, तुमने यहाँ का वीवीआईपी बॉक्स बुक किया है? ध्रुवांश ने बहुत ही कैजुअल तरीके से, जैसे कोई सब्जी खरीदने की बात कर रहा हो, अपना सिर हिलाया। फ्रेया ने गहरी सांस ली। वो लगभग हंसने की कगार पर आ गई थी, लेकिन ये हंसी मजाक की नहीं, बल्कि अविश्वास की थी। रुद्र, फ्रेया ने उसकी ब्लैक टी शर्ट की आस्तीन पकड़ी। तुम्हें पता भी है कि ये बॉक्स किसे मिलता है? फिल्म देखने वालों को, ध्रुवांश ने मासूमियत से जवाब दिया। पागल हो तुम, फ्रेया फुसफुसाते हुए चिल्लाई। ये बॉक्स आम अमीर लोगों या करोड़पतियों को भी नहीं मिलता, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। यहाँ का वीवीआईपी बॉक्स सिर्फ और सिर्फ शहर के ग्रैंड मास्टर्स, टॉप एम्परर्स या देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस के लिए रिजर्व रहता है। इसे पैसे से नहीं, पावर से खरीदा जाता है। तारा, जो ये सब सुन रही थी, अब वो भी ध्रुवांश को ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने कोई भूत खड़ा हो। तुम आखिर हो कौन, रुद्रा? तारा के मुंह से अनजाने में निकल गया। फ्रेया अचानक कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत हो गई। उसका तेज दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह दौड़ने लगा। उसे अचानक उस दिन की वो बात याद आई जब ब्लैक मार्केट में ध्रुवांश ने एक बेहद महंगी और दुर्लभ हर्ब खरीदने के लिए बिना एक पल सोचे एक ऐसा बेशकीमती कॉर क्रिस्टल फेंक दिया था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उस वक्त भी फ्रेया को लगा था कि इस लड़के में कुछ तो बहुत अजीब है। और अब ये वीवीआईपी बॉक्स, कोई आम हंटर या कोई लो लेवल इस बॉक्स को बुक करने का सपना भी नहीं देख सकता था। फ्रेया के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन अट्रैक्टेड स्माइल लौट आई। पैसे तो तुम्हारे पास बहुत हैं मिस्टर ध्रुवांश, फ्रेया ने उसके सीने पर अपनी एक उंगली रखते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। तुम बाहर से दिखाते नहीं हो, ये फटे पुराने कपड़े पहनते हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत अमीर हो शायद। ध्रुवांश बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखों का समंदर एकदम शांत था। ना उसने हाँ कहा न ना। फ्रेया ने अपने कंधे उचकाए। खैर, मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स जानने का कोई शौक नहीं है। हर खूबसूरत चीज में एक राज छिपा होता है। फिर उसने मैनेजर के पीछे बने उन विशाल, पूरी तरह से सोने से जड़े हुए भारी दरवाजों की तरफ देखा जो वीवीआईपी कॉरिडोर की तरफ जाते थे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने ये बॉक्स एक्सेस कैसे किया, क्योंकि ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। चलो देखते हैं तुम्हारा ये बॉक्स कैसा है। तीनों मैनेजर के पीछे पीछे उन सुनहरे दरवाजों के पार चले गए। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश, फ्रेया और तारा अंदर गए, बाहर मेन एंट्रेंस पर एक और बहुत ही भयानक हलचल शुरू हो चुकी थी। अचानक से बाहर की हवा का तापमान गिरने लगा। लोगों को ऐसा लगा जैसे हवा से ऑक्सीजन खींच ली गई हो। एक ऐसा अदृश्य, भारी आध्यात्मिक दबाव हवा में फैल गया कि जो कमजोर हंटर्स वहां मौजूद थे, उनके घुटने अपने आप कांपने लगे। सिनेमा के मेन एंट्रेंस के ठीक सामने एक बहुत ही लंबी लिमिटेड एडिशन सिल्वर आर्मर्ड कार आकर रुकी। इस कार पर कोई ब्रांड नहीं था, सिर्फ एक राजसी निशान बना हुआ था, सिंह फैमिली का निशान। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, सबसे पहले बाहर निकला एक लगभग 16-17 साल का लड़का। उसने एक डार्क नेवी ब्लू सूट पहना था। उसका चेहरा काफी हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बेकाबू घमंड और क्रूरता थी। ये था आकाश सिंह। आकाश ने बाहर निकलकर अपने कोट को ठीक किया और एक घमंडी और बच्चों वाली स्माइल के साथ चारों तरफ देखा। लेकिन असली खौफ उसके पीछे था। कार से एक और कदम बाहर निकला, एक लड़की का कदम, और जैसे ही वो लड़की कार से बाहर आई, पूरे माहौल की हवा ही बदल गई। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे देखकर प्यार नहीं बल्कि खौफ पैदा होता था। उसके लंबे घले काले बाल एक परफेक्ट स्टाइल में बंधे थे। उसने एक सफेद रंग की बेहद भारी और शाही डिजाइन वाली ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने संगमरमर से तराशा हो, बिल्कुल परफेक्ट लेकिन पत्थर की तरह ठंडा। उसकी आंखों में एक ऐसा असीमित, कुचल देने वाला दबाव था कि कोई भी आम इंसान सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। जो भी उसे देखता, उसकी रूह कांप जाती थी। ये कोई और नहीं, एम्परर आर्ना थी, एम्बर सिटी की सबसे ताकतवर, सबसे क्रूर और सबसे रहस्यमयी फैमिली, सिंह फैमिली की राजकुमारी और सबसे खूंखार वॉरियर। पूरा एंट्रेंस का इलाका अचानक से एक डेड साइलेंस और खौफ से भर गया। एम्परर आर्ना, एक अमीर बिजनेसमैन ने डर के मारे फुसफुसाते हुए कहा और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। ओ गॉड,
वो खुद यहाँ आई हैं। सिंह फैमिली का यहाँ क्या काम? लोग अनजाने में बिना किसी के कहे तुरंत झुकने लगे। उनके शरीर आरना के उस भारी ऑरा के सामने खुद ब खुद सरेंडर कर रहे थे। कई लोगों ने सम्मान और खौफ में अपना सिर पूरी तरह से नीचे झुका लिया। आकाश सिंह गर्व से मुस्कुरा रहा था। आरना ने किसी की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसके लिए ये सारे अमीर लोग, ये हंटर्स बस चींटियों के समान थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के एक रानी की तरह अंदर की तरफ बढ़ती गईं। उनकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि भीड़ अपने आप बिना बाउंसर के उनके लिए रास्ता छोड़ रही थी। कुछ देर बाद आरना सिनेमा के अंदर दाखिल हुई और वो सीधा उसी एक्सक्लूसिव सुनहरे वीवीआईपी कॉरिडोर से गुजरी जहां ध्रुवांश का वीवीआईपी बॉक्स मौजूद था। जब आरना उस कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उनका भारी ऑरा दीवारों को तक कंपा रहा था, लेकिन अंदर अपने लग्जरी बॉक्स में बैठे ध्रुवांश की उंगली में एक बेहद साधारण सी दिखने वाली काली अंगूठी चमक रही थी। इस अंगूठी ने ध्रुवांश के अंदर मौजूद उस दैनतीय गॉड लेवल ताकत को पूरी तरह से सील कर रखा था। इसी वजह से एम्परर लेवल की आरना सिंह, जो एक चींटी की भी सांस सुन सकती थी, वो उस दीवार के पार बैठे ध्रुवांश की असली मौजूदगी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाई। वो उसे बस एक खाली कमरा समझकर आगे निकल गईं। लेकिन ध्रुवांश की सेंसेस आरना से कई गुना ऊपर थीं। जैसे ही आरना उस कॉरिडोर से गुजरी, बॉक्स के अंदर बैठे ध्रुवांश की नीली आंखें अचानक दरवाजे की तरफ उठीं। उसकी एक भौं हल्की सी ऊपर उड़ गई। वो इस ऑरा को बहुत अच्छे से पहचानता था। एम्परर आरना यहाँ। ध्रुवांश ने अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक के ग्लास को घुमाते हुए बेहद धीमे और सोच में डूबे हुए स्वर में कहा। पास ही बैठी फ्रेया, जो स्क्रीन की तरफ देख रही थी, उसने ध्रुवांश की बात सुनकर अपनी गर्दन घुमाई। कुछ कहा तुमने? ध्रुवांश ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन बहुत ही गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ नहीं, ध्रुवांश हल्का सा हंसा। मैं बस ये सोच रहा था कि एम्बर सिटी के खूंखार लोगों को ऐसी बोरिंग मूवीज का शौक कब से हो गया। फ्रेया कुछ समझ नहीं पाई और उसने कंफ्यूजन में अपने कंधे उचका दिए। ध्रुवांश मन में सोचते हुए कहता है, अच्छा हुआ फ्रेया ने पूछा नहीं कि मैंने ये वीआईपी बॉक्स लिए कैसे। असल में ध्रुवांश को खुद मूवी के मेकर्स की तरफ से ये वीआईपी बॉक्स दिया गया था। ध्रुवांश को रात को ही बुकिंग डिटेल्स मिल गई थी। आज एक ही जगह पर एम्बर सिटी की टॉप फैमिली की राजकुमारी फ्रेया आहूजा, सबसे खूंखार और ताकतवर एम्परर आरना सिंह और वो खुद एक ऐसा मॉन्स्टर जो इस पूरी सिटी को राख में बदल सकता था, सभी अनजाने में एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो चुके थे। एम्बर सिटी का सबसे बड़ा तूफान अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। जारी रहेगा।